ऑर्डर क्लास। तो आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो है वो चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे ई कैट एम डी कैट के लिए। हमने लास्ट टाइम चैप्टर 1 जो है वो क्लोज़ किया था, उसके अंदर रिएक्शंस वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी एट द एंड। आज उसका एक टेस्ट भी कंडक्ट हो जाएगा क्लास के एंड में, चूँकि चैप्टर क्लोज़ है। और हम जो है वो अब चैप्टर 2 की तरफ आ रहे हैं। द सेकेंड चैप्टर, दिस इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है चैप्टर में। एक छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर जस्ट हमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करनी है। 2 काम करने हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये बात जो है वो इन डिटेल मैंने आपको बताई थी कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास इसके जो एलिमेंट्स हैं टोटल, इसको हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड देम इनटू 2 क्लासेस। सो द फर्स्ट वन इज एक्चुअली यस दिस इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो 2 मेन टाइप्स जो एलिमेंट्स की, तो वो 2 टाइप्स होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, दे आर एक्चुअली बिलोंग्स टू ग्रुप ब्लॉक ए वाले हमारे पास हैं, और जो ट्रांजिशन होते हैं वो हमारे पास बी वाले होते हैं, ठीक है, 1B से 8B। फिर रिप्रेजेंटेटिव के अंदर फर्दर जब हम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर हमारे पास देयर आर 2 ब्लॉक्स, ठीक है। यस बिल्कुल, एस ब्लॉक हमारे पास होता है और पी ब्लॉक होता है। तो ये 2 ब्लॉक्स हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस कर लिया है इन दोनों ब्लॉक्स को, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात जब करते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर वी कैन फाइंड कि यहाँ पर भी हमारे पास 2 ब्लॉक्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं तो उनको ही कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज दे आर ऑल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको हम लोग कहते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमें यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें जो है वो इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स को या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमें स्टडी करना होता है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक को हम नहीं पढ़ते हैं, तो ओवरऑल ये चैप्टर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में नहीं होता, ये सिर्फ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में होता है या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में होता है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट आप बोर्ड पर देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो हाउ कैन यू डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? यस बिल्कुल राइट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन होगी कि दोज एलिमेंट्स के वो तमाम एलिमेंट्स इन विच, जिसमें क्या हो, इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल या डी ऑर्बिटल, ठीक है, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन इट कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर करता है, ठीक है। तो जब हम इन तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये देखा जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो है वो एंट्री हो रही होगी, ठीक है। और इसके अंदर हमें पता है कि सारे हमारे पास एलिमेंट्स ग्रुप 1B से 8B तक ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B सारे आ जाते हैं उसके अंदर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर तो हम लोग ग्रुपिंग करते ही नहीं है, इसके अंदर हम लोग सीरीज़ बनाते हैं, लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़। दैट्स वाई सारे ट्रांजिशन हमारे पास ग्रुप 1B से 8B तक आते हैं। तो ये और सारे के सारे आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ जैसे मैंने बताई वो होती है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस करनी है आज की क्लास में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बस ये चीज़ सबसे पहले डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको बस ये याद रखना होता है कि सबकी जो जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको एस और पी ब्लॉक के लिए बताई थी। तो जस्ट वी नीड टू रिमेंबर द GVSEC, जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तमाम एलिमेंट्स की जो है वो वी नीड टू नो अबाउट इट, हमें ये पता होना चाहिए। अब इसमें हमारे पास देखो सारे ग्रुप है 3B से लेकर, अच्छा हम इसको 1B से 8B तक भी लिख सकते हैं, चलो लाइन से सीक्वेंस से लिख देते हैं कि तो हमने यहाँ पर लिख दिया दैट इज़ 1B से लेकर 8B तक सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं। दैट्स 1B, 2B, then 3B, then 4B, then 5B, then 6B, then 7B, then 8B। ठीक है, सो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। अब इन सब की जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन अगर की जाए, ठीक है, तो जैसे अब लाइक अब 1B ग्रुप है, अगर हम इसकी करते हैं जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, तो मैं पहले सारे डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, देन इन द एंड में आपको समझा देता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। इसकी एक सिंपल ट्रिक है, तो उस तरह से आप देख सकते हैं, उस तरह से याद रख सकते हैं कि इनकी जो कन्फिग्रेशन होती है ना, इनका बैलेंस शेल इस तरह से होता है कि लाइक NS और उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद N-1D, इस तरह से होता है ना भाई, NS और N-1D। जैसे 4S 3D हो जाएगा, या 5S 4D हो जाएगा, 6S 5D हो जाएगा, कि जितना भी S होगा उससे एक कम D होगा। इसके लास्ट शेल की बात जब हम करेंगे कन्फिग्रेशन की, तो ये दोनों इसके बैलेंस शेल हमारे पास कहलाता है बैलेंस शेल कन्फिग्रेशन। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम स्कैंडियम की बात कर लेते हैं, SC स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास जो होता है वो होता है 21। तो अगर हम स्कैंडियम की बात करें, 21 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लें, किसी एक की भी बना लें, तो सारी की बात क्लियर समझ में आती है। स्कैंडियम Z = 21 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करते हैं, दिस इज सिंपली यस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1। तो ये हमारे पास जो है वो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, तो ये बैलेंस शेल की बात जब हम करते हैं उसके अंदर, ठीक है, तो बैलेंस शेल इसका जो हमारे पास है ना, ये 4s 3d, ये दोनों हमारे पास होता है। अच्छा, वैसे कहने को कहा जाए तो 4s ही होना चाहिए। जैसे देखो ये फर्स्ट शेल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, ये हमारे पास सेकंड शेल है, ये पूरा सेकंड शेल है, ये हमारे पास थर्ड शेल है। तो ये 4s हमारे पास फोर्थ शेल हुआ ना सिर्फ। 3D बैलेंस शेल किस तरह से हो सकता है? देखा जाए तो बैलेंस शेल तो आखिरी शेल इसके अंदर 4s के तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो चौथा शेल इसके अंदर जो है ना वो उसके अंदर बैलेंस शेल होना चाहिए। लेकिन जब भी हम लिखते हैं तो N-1D के बारे में बात भी करते हैं कि ये NS है और ये N-1D है, और कहा जाता है कि ये दोनों के दोनों हमारे पास ये ओवरऑल ये हमारे पास बैलेंस शेल होता है कि इसका भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ऐसा क्यों होता है? तो these two orbitals या these two orbitals कह सकते हैं, सबशेल्स कह सकते हैं। These two subshells have nearly same energies। तो ये एक वजह होती है कि ये जो नो ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, उनकी एनर्जी जो है ना वो लगभग सिमिलर होती है, नियरली सेम होती है। चूँकि तभी इनकी चूँकि n+l वैल्यू भी इनकी जो है वो हमारे पास सेम आ रही होती है। आपको पता है एनर्जीज हम n+l वैल्यू से निकालते हैं। अगर आप n+l वैल्यू निकालते हैं 1s की, तो ये तो हमारे पास 1 आ जाती है, इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 3 + 1 4, इसकी भी आ जाएगी 4, तो इसकी हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4s और 3d है ना, इनकी एनर्जीज़ जो हैं वो हमारे पास नियरली सेम होती हैं, लगभग हमारे पास सेम एनर्जीज़ आ रही होती हैं। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि लाइक हम इनको एक बैलेंस शेल के अंदर मानते हैं। ठीक है, 4s और 3d को, दोनों को। और 4s की एनर्जी स्लाइटली कम होती है 3d के मुकाबले में, चूँकि n+l वैल्यू उसकी कम है हमारे पास, दैट्स वाई। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं कि NS और N-1D ये दोनों हमारे पास जो है ना, ये पूरा बैलेंस शेल इसका होता है। 4s भी है, 3d भी है।
ठीक है, इसको याद रखना। बाकी एबनॉर्मलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, वरना नॉर्मली तो हमारे पास सिर्फ जैसे कि हम एस और पी में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता, लास्ट सेल ही वैलेंस सेल होता है हमारा एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में जो आखिरी सेल। लेकिन यहाँ पर लास्ट सेल, ये 4s लास्ट सेल है और ये 3d सेकंड लास्ट सेल है, तो इसका वैलेंस सेल दोनों के अंदर मौजूद है, लास्ट सेल में भी और सेकंड लास्ट सेल में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है, तो इसलिए NS भी लिखते हैं, N-1D भी लिखते हैं। लास्ट, दिस इज लास्ट सेल, outermost सेल, एंड दिस इज पेनल्टीमेट सेल या सेकंड लास्ट सेल। ठीक है, तो ये बड़ी बेसिक बात है, इसको ज़रा ध्यान से समझे। तो NS, इसके बाद आप सारे देखो, अच्छा लाइन से मैं इसमें सारे लिख देता हूँ इस तरह से, NS लिख दिया और N-1D लिख दिया। यस कम ओके, सो वी नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग्स लाइक ओके। सो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स आई एम गोइंग टू पुट ना, और उससे फिर हम जो है वो डिड्यूस भी कर सकते हैं कि ग्रुप के बारे में वी कैन फाइंड आउट द थिंग्स। सो अब इसका व्हाट्स द मेन रीज़न हाउ टू डू दिस थिंग, लाइक सबसे पहले तो जब हम जो है ना NS पर जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे NS2, तो ये सब NS2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद D पर हम जो है वो 1 से लेकर जो भी नंबर्स हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये हमें ये गलती हमारे पास सीक्वेंस से यहाँ पर होगी। ठीक है, चूँकि मुझे 3B से स्टार्ट करना था, तो आई एम गोइंग टू रब इट अगेन। तो अक्सर 3B से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि ग्रुप 3B से स्टार्ट हो रहा होता है। तो अब देखो 3 बनाना है ना, तो 2 में क्या प्लस करेंगे 1, तो इस तरह से ये 3 बन जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ तक रखते हैं, 2 + 1 3 ग्रुप, 2 + 2 4B, 3 + 2 5B, 4 + 2 6B, 5 + 2 7B, 6 + 2 8B, ये सारे आ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने में आती है कि जो 8B ग्रुप है ना बेटा, इसके अंदर 3 हमारे पास 3 तरह की बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक, है ना भी, ये आपको पता होगा। रीज़न क्या है, बिकॉज 8B ग्रुप जो हमारे पास होता है, इसको और नाम भी कहा जाता है 8B ग्रुप को, और क्या कहते हैं हम लोग, दे आर ऑल्सो नोन एज फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, है ना भाई, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स, बिकॉज दे आर हेविली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ये। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट 8B ग्रुप, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स इसके अंदर हमारे पास होते हैं, 1 2 3, और तीनों की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। सिंपल सी बात है, जब हम देखेंगे इसको 21 है, दिस इज 22, दिस इज 23, दिस इज 24, दिस इज 25, दिस इज 26, दैट्स 27, देन 28, 29, 30। अब जब एटॉमिक नंबर साइड से बातें चेंज हो रहे हैं, तो सूरत में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगी, इन तीनों की अलग अलग होगी। तो NS2 N-1 इसमें 6 7 8 तीनों आ जाएंगे ना हमारे पास। तो एक चीज़ याद रखनी पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, तो NS2 हमारे पास हो गया, और फिर ये 7, और फिर ये हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे पास 8B ग्रुप के अंदर आएंगे, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स के अंदर। उसके बाद 8 के बाद अब यहाँ पर हम जाएंगे, दिस इज 9 और एंड दिस इज 10। ठीक है, तो ये D1 से लेकर D10 तक सारे फुलफिल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, सर कहते हैं सर बच्चे के सर 9 + 2 तो सर 11 होता है, 9 + 2 तो 11 होता है, तो 11 तो ग्रुप नहीं हो रहा, बाकी सब में तो प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बस हम इसको ये करने के जो 1 है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो ये 1B ग्रुप हमारे पास हो जाता है। इसी तरह से 10 + 2 हमारे पास अगर देखेंगे तो दिस इज एक्चुअली 12, इसमें भी हम क्या करेंगे कि फन इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे पास 2B ग्रुप हमारे पास आ जाएगा। इस ट्रिक से हम याद रखते हैं उसको। अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि हमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है 2 जगहों पर, है ना भाई। जैसे हम यहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं 6B में, 6B में किया जा सकता है, और यही काम हम करते हैं 1B ग्रुप के अंदर। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि D सबशेल स्टेबल की सूरत में होता है जब वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, और अगर D4 होता है तो उसको D5 कर देते हैं, D9 होता है तो D10 कर देते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि D4 है ना, तो पीछे से एक इलेक्ट्रॉन NS से ले लेगा, तो ये NS1 हो जाएगा और N-1 D5 हो जाएगा जी। तो यहाँ पर इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी उसकी। बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हम यहाँ देखेंगे ना 1B ग्रुप में, तो ये D9 है ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर ये पीछे से ले ले तो ये हमारे पास हो जाएगा D10,
इससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास गेन हो जाएगी और ये भी हमारे पास जो है वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो ये दो ग्रुप के साथ ऐसा किया जाता है, मीन्स कि ये हमारे पास 6B ग्रुप है और ये 1B ग्रुप है, दोनों के साथ ऐसा किया जाता है। अच्छा, 1B ग्रुप जो हमारे पास होता है उसको हम एक स्पेशल नाम एक और देते हैं। 1B ग्रुप का नाम पता है किसी को? यस, गुड, वेल डन। दिस इज कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स? बिकॉज कॉइन्स आर मेड फ्रॉम दिस ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनसे कॉइन्स बनाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल। अब चाहे वो कॉपर हो जाए, चाहे वो सिल्वर हो जाए, चाहे वो ये नीचे आपको एक और एलिमेंट मिल रहा है गोल्ड, चाहिए हो जाए, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी यहाँ पर हमने देखी। तो मैं ऊपर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ सबकी फाइनली वन बाय वन, तो कंप्लीट नहीं लिख रहा, बस इन शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। दिस इज S2D1, इस तरह से चलता हुआ आ रही है। दिस इज S2D2, दिस इज S2D3, दिस इज S1D5, दिस इज S2D5, दिस इज अभी इसमें 3 है, S2D6 भी है, इस तरह से S2D7 भी है, S2D8 भी है, दिस इज S1D10, दिस इज S2D10। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि बताएं कि तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से जो है फुलफिल डी सब शेल किसका होता है? विच ऑफ द ऑर्बिटल, विच ऑफ द एलिमेंट, विच ऑफ द ग्रुप हैज फुलफिल डी सब शेल? जिंक का या फिर ग्रुप 2B का, दे हैव फुलफिल डी सब शेल, चूंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही, ओके। अगर आपसे कहा जाए किस ग्रुप के अंदर, विच ग्रुप कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3B contains maximum number of unpaired electron. That's not so. It contains only one unpaired electron. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किससे कहते हैं? जिसमें विदाउट पेयर इलेक्ट्रॉन जुड़ा हो। अगर हम इसकी बात करते हैं, स्कैंडियम में S2 तो पूरा पेयर्ड हुआ है और D1 है तो मैक्सिमम नंबर में पूछ रहा हूँ, नॉट मिनिमम। तो D1 में तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर हम इस तरह से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं लाइक ना, तो इफ 1 2 3 4 इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो D, तो ये तो एक ही अनपेयर्ड आ रहे हैं। 6B एंड 7B बोथ आर द करेक्ट आंसर्स इन दैट केस। तो 6B में भी हमारे पास जो है वो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास 7B में भी देखा जाए तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये D5 है और D5 है, तो इसका मतलब कि दोनों की, अब चाहे क्रोमियम की बात कर लें चाहे मैंगनीज की बात कर लें, दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होगा हमारे पास कि D पे जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आइंस की बात की जाएगी तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा ना। जैसे कि अगर कहा जाए कि 4 आइंस आपको दे दिया जाए A B C D कहा जाए और आपसे कहा जाए 4 आइंस हैं, एक मैंगनीज +2 है, एक हमारे पास कहा जाए कि भाई हमारे पास जो है वो लाइक स्कैंडियम +2 है, एक कह दिया जाए हमारे पास लाइक क्रोमियम Cr +2 है और D में हमारे पास कह दीजिए जिंक +2 है। और इन 4 आइंस के अंदर आपसे कहा जाए कि किसके अंदर जो है वो मैक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अब यहाँ पर जो है ना वो फिर अब एक ही आंसर आएगा, नॉट ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs होता है कि इन 4 आइंस के अंदर बताना पड़ता है मैंगनीज +2, स्कैंडियम +2, क्रोमियम +2, जिंक +2। इसके लिए बस हम क्या करते हैं, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पहले सबके हम लिख देते हैं। तो इसकी तो हमारे पास हो जाएगी दिस इज NS2 और N-1, मतलब S की सूरत में नहीं लिखूँ मैं इसको, दिस इज S2 और D हमारे पास ये 5 है, दिस इज S2D1, दिस इज S1D5, दिस इज S2D10। ऐसा ही ना। अब इसमें क्या करना है कि अब चूंकि आइंस बना रहे ना, और जब भी आइंस बनाया जाता है तो हमें पता है कि लाइक हमेशा हम क्या करते हैं कि S इलेक्ट्रॉन्स को हम 4s इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, ठीक है। 4s के इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले निकालते हैं, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं।
तो S से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो Mn+2 में क्या हो जाएगा कि S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। स्कैंडियम+2 में क्या होगा, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्रोमियम+2 में अब S से एक ही निकल सकता है और फिर एक जो है ना वो D से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, D4 हो जाएगा हमारे पास। इस तरह जिंक+2 में क्या होगा, जिंक से S से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 0 हो जाएगा ये। अब अगर इन चारों के अंदर अगर आप चेक करेंगे कि विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो किसमें आपको सबसे ज़्यादा, मैंगनीज के अंदर दिख रहा है, तो Mn हो जाएगा, Mn+2 हो जाएगा। तो इस आयन के अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आयनिक फॉर्म में पूछा जाए तो सवाल आंसर डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, एलिमेंटल स्टेट में ना अगर हम देखा जाए तो मैंगनीज और क्रोमियम में से ना क्रोमियम शुड बी द बेस्ट आंसर, बिकॉज इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड इट कंटेन्स एक्चुअली द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज 5। तो एलिमेंटल स्टेट के अंदर बात की जाए फ्री स्टेट में तो क्रोमियम आंसर होना चाहिए, क्योंकि एस में भी तो एक अनपेयर्ड पड़ा है उसके। हाँ, अगर डी सब शेल की बात करेंगे तो फिर तो क्रोमियम मैंगनीज दोनों होगा। और अगर ओवरऑल वैलेंस शेल की बात करेंगे कि पूरे वैलेंस शेल में कितना है, तो सूरत में क्रोमियम में ज़्यादा 6 है। और सिर्फ डी सब शेल की बात करें तो क्रोमियम मैंगनीज में दोनों में सेम है, 5 अनपेयर्ड है। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह सास किया जाएगा। डी सब शेल में कहा जाए तो क्रोमियम मैंगनीज दोनों में 5 है, लेकिन ओवरऑल वैलेंस शेल की बात की जाएगी तो उसमें जाहिर सी बात है 6 है, इसमें 5 है, तो डिफरेंस है। तो एक चीज़ हम बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं शेल्स के बारे में कि शेल हमारे पास जो है ना वो शेल्स के ऑर्बिट्स हमारे पास कितने होते हैं, के होता है, एक एल होता है, एक एम होता है और एक एन होता है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हमें पहले से पता है। और एन की वैल्यू इसकी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है और इसका 4 होता है, ये भी पता है हमें, नथिंग न्यू इन इट। और हमें और शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके लिए बोहर साहब ने एक फार्मूला दिया था किसका, 2n² का। इट कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। सो के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8, और एम में कितने आते हैं, 18, और एन में कितने आते हैं, 32। बस वो एन की वैल्यू यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हैं, नोटिंग कुछ ऐसे मुश्किल बात नहीं है। तो होना ऐसा चाहिए कि फर्स्ट शेल और हमेशा के शेल के बाद एल शेल फिल होगा, एल के बाद एम के बाद एन शेल फिल होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक एलिमेंट की, पोटेशियम की, और हम के एक एलिमेंट की बात करें, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना होता है बेटा, 19। अगर हम इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना चाहें ना, ठीक है, तो किस तरह से होना चाहिए कि अगर ये हमारे पास चलो मैं एटम ही ड्रॉ कर देता हूँ उसका ताकि और क्लियर हो जाए। ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हमारे आ गया, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज विल बी द सेकंड शेल, दिस विल बी द थर्ड शेल, तो 4 शेल भी बना लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये 4 शेल्स हमने बना दिए यहाँ पर, दैट्स के, एल, एम एंड एन, ठीक है। अब के शेल में जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। देन एल शेल में हमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लगाने हुए कितने भाई, दैट 8। उसके बाद एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लगाने होंगे, 18 लगाने पड़ते हैं। 18 मैक्सिमम होते हैं ना, लेकिन हमें तो 10 तो हो गए, तो 19 करने के लिए 9 लगाने चाहिए, तो 9 लगा दें, 9 लगा दें, ओके, चलिए 9 लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका मतलब ये हमारे पास कन्फिगरेशन हो गई 2,8,9। दैट्स करेक्ट कन्फिगरेशन, मतलब करेक्ट एटम बनाया है हमने पोटेशियम का एज पर दिस रूल, पक्की बात है, ओके ओके। लाइक मैं एक बात बता, अच्छा किस ग्रुप का एलिमेंट है पोटेशियम, पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 है। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। ये तो ग्रुप 9 एक एलिमेंट हो गया ना। या फिर इसकी वैलेंसी की पोटेशियम की कितनी होती है, +1 होती है ना। तो ये +1 कैसे आ रही है, उसके तो लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है जो +1 रखेगा, इसके लास्ट शेल में तो 9 इलेक्ट्रॉन है। ये असल में आपने गलत एटम ड्रॉ किया है इसके अंदर, दिस इज नॉट द वे इट इज डन। ये थर्ड 9वां जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसमें नहीं आएगा, वो 4th शेल में जाएगा, ऐसे बनता है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, आई थिंक थोड़ा सा मसला है कॉन्सेप्ट का आपका। दिस इज 2,8,8,1 ऐसे ही होता है पोटेशियम में, 4 शेल होता है ना, तभी तो 4th पीरियड का एलिमेंट है ये, 4 शेल फिल होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये पैदा होता है। यहाँ तो एम तो फुलफिल्ड हुआ ही नहीं,
तो 18 भर के ही आगे जाते हैं ना भाई। जब हमने 2 को भर के 8 पे गए तो 18 को भर के 32 पे जाना चाहिए। ये एक मसला है ना, ये मसला पहले था जब बोहर ने इस बात को बताया था, एक मसला था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था विसवेसर या विसवेसर। तो विसवेसर ने एक रूल पेश किया था जिसको हम कहते हैं विसवेसर रूल। इसी को कराची में बच्चे पढ़ते हैं n+l रूल के नाम से, ठीक है। बाकी पूरी दुनिया उसको विसवेसर रूल भी कहती है। तो विसवेसर रूल या n+l रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे ना वो इंक्रीजिंग एनर्जी के लिहाज से फिलअप होते हैं। ऑफ प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग ऑफ प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है। तो ऑफ प्रिंसिपल या n+l रूल या विसवेसर रूल ये सब हमारे पास क्या कहता है, व्हाट इट शोज यू फ्रॉम सलाम एप विच क्लास, ओके। तो विसवेसर रूल अगर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या चीज़ हमने पढ़ा था कि लाइक n+l की इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, फिलअप होंगे, ठीक है। अब जैसे देखो 1s हो गया, 1s 2s 2p 3s2 3p6 4s2 3 जैसा भी मैंने आपको बताया था। तो 1s का 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 3+1 4 हो गया, इसका 4 हो गया और 3+2 दिस इज 5। तो n+l वैल्यू के लिहाज से 4s की जो n+l वैल्यू है ना वो कम है, 3d की ज़्यादा है। तो पहले क्या होगा बेटा, पहले हमारे पास 1s के 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं पहले फर्स्ट सेल में। फिर सेकंड सेल में हमारे पास 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जा रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। थर्ड सेल में हमारे पास फिर क्या होगा कि 2 और 6 ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद फिर 3d के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है वो फिल नहीं होंगे, फिर 4s के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। उसके बाद फिर वापस हम पिछले सेल में आके 3d को फिल करेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले k के 2 फिर 8 होंगे, फिर उसके बाद 2 फिल होंगे, फिर उसके बाद पीछे का हम जो है फिलअप करेंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग होता है। और हम इसलिए हम एटम तो ड्रॉ करते ही नहीं, हम तो इसी पे बात कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको करता है एटम के बारे में, इस तरह से सब सेल्स में जब हम बनाते हैं। ये तो पुराने ज़माने में करते थे, ये दौर ख़त्म हो चुकी है, इसमें अब नॉर्मलिटी गलती है इस तरह के एटम ड्रॉ करने में, ठीक है। फिर आप परेशान हो जाएंगे इसके अंदर इसको ड्रॉ, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो रीज़न ये होता है कि इसके अंदर अब ये 4s और 3d जो है ना, इसके बीच का डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत हाई डिफरेंस ऑफ एनर्जी नहीं होता है। ये वाला दोनों ये शेल है, यहाँ पर शेल है, यहाँ जो हमारे पास 4s है, यहाँ जो हमारे पास 3d है, इसके डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत कम होती है। दैट्स वाई इनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन 4s और 3d के अंदर चलती रहती है इसके अंदर। तभी तो ऐसा होता है कि s से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार देता है 3d में स्टेबल करने के लिए। सेम यही काम आपको किसी और जगह उसमें नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करता हूं जैसे S2 और P2, ये हमारे पास 4a ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे कि ना अगर हम बात करते हैं कार्बन की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, ये ना कार्बन एटॉमिक नंबर 6 के साथ। तो ऐसा यहाँ बच्चे कहते सर ऐसा यहाँ पे भी तो हो सकता है कि 2 से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप मार दे तो ये 2s1 हो जाएगा और 2p3 हो जाएगा, इससे ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। लेकिन चूंकि 2s और 2p के बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। दैट्स वाई क्या होता है कि हम कॉपर 1b और 6b को हम लोग जो है वो जो है स्टेबल कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन। तभी तो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन स्टेट में। नाम ही इसका इसलिए पड़ा। और ये नहीं करते हैं ट्रांजिशन। s का p पे इलेक्ट्रॉन जंप मारते हैं कार्बन में, बट इट अकर्स इन हाइब्रिडाइजेशन जब एन इट इज मेकिंग बॉन्ड। जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो ये s जंप मारेगा p में, हम पढ़ेंगे उसको ऑर्गेनिक में जाकर sp3 sp2 sp। लेकिन वो इन दैट केस उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बाहर से एनर्जी लेता है वो, देन उसके बाद जंप मारते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं, लेकिन ये तो डायरेक्टली जैसे अल्ट्रावायलेट शुआएं पढ़ ले या विजिबल रेडिएशन पढ़ ले पे ये जो है वो जंप कर जाता है, ठीक है। तो ये दैट्स वाई, समझ गए आप इस चीज़। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, तो जो हमारे PMDC सिलेबस के अंदर है तो वो सब मैं आपको बता देता हूँ, बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएंगे आपके। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स
Then we will discuss colored compound formation. Then we will discuss magnetic properties. Magnetic properties. उसके बाद हम पढ़ेंगे catalytic properties of D block elements. Then we will discuss alloy formation or non-stoichiometric compound formation. Then we will discuss complex compound formation. तो ये टोटल हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6, यही है ना. These are the 6 characteristics जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, अलॉय फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन. ठीक है, किस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. उसके अलावा कोई और आपको याद आ रहा है? पढ़ा है आप लोगों ने चैप्टर 2, यही प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, अगर कोई और याद आ रहा है तो बताएं, आई विल ऐड इट. बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट, वो उसी के अंदर ही आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी. उसके अलावा बस सारे ओके. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट किससे कहते हैं? एक चीज़ देखो, लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है. एक चीज़ होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. और ये दिस इज नॉट वैलेंसी. अक्सर स्टूडेंट जो है वो जाहिर सी बात है कंफ्यूज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में. वैलेंसी का क्या बताया था आपको? वैलेंसी, यस, वैलेंसी की एक चीज़ तो ये कि फिक्स होती है, ये कांस्टेंट होती है. ठीक है, फिक्स होती है ये. और दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट द ऑक्टेट. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम लॉस करता है, गेन करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ वैलेंसी. और वैलेंसीज फिक्स होती हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज नॉट ऑलवेज फिक्स, दिस इज एक्चुअली वेरिएबल. ये अक्सर एलिमेंट्स के लिए वेरिएबल होती है. इट इज द फॉर्मल चार्ज या अपरेंट चार्ज ऑन एन एटम. अपरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड. किसी कंपाउंड पर एटम के ऊपर जो एक अपरेंट चार्ज आता है, जब उसे उसकी कंपाउंड की मुनासिबत से होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, एक ऐसा चार्ज आएगा जो कंपाउंड की मुनासिबत से होता है, कंपाउंड चेंज होने पर वो चार्ज भी चेंज हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड कि वो एक ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है हमारे पास. अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, अच्छा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात की जाए ना, खास तौर पर मेटल्स की बात की जाती है. नॉन मेटल्स की तो वैसे भी चेंज हो ही रही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे ऑक्सीजन की -1 है या -2 भी होती है, -12 भी होती है. लेकिन अगर मेटल्स की बात करते हैं ना हम, खास तौर पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास फिक्स होती है. जैसे कि एस वालों की +1 होती है और पी वालों की हमारे पास सबकी +2 होती है. ये फिक्स रहती है. जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर ज़िंदगी भर में आप कभी +1 के अलावा कोई चार्ज नहीं देख सकते, कभी ज़िंदगी में नहीं. पोटेशियम पे +1 के अलावा ज़िंदगी में कभी कोई चार्ज मिलेगा ही नहीं आपको उसके ऊपर. इसी तरह से मैग्नीशियम में +2 के अलावा कभी कोई चार्ज देख ही नहीं सकते आप. कैल्शियम में +2 के अलावा कोई चार्ज आता ही नहीं है. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसके जो फिक्स है, सॉरी एस ब्लॉक की, नॉट पी ब्लॉक की, सॉरी. दिस इज 1A ग्रुप एंड दिस इज 2A ग्रुप. एस ब्लॉक ही है दोनों. लेकिन जब हम डी ब्लॉक के मेटल्स की बात करते हैं ना, तो उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इनकी फिक्स वैलेंसीज नहीं होती हैं. जैसे कि जब हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन की वैलेंसी आपको +2 भी मिल सकती है, और यह आयरन की वैलेंसी आपको +3 भी मिल सकती है. दोनों हो सकती है ना भी. आयरन कैन बी फाउंड इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3 बोथ आर इक्वली पॉसिबल. इस तरह से कॉपर है, +1 +2 दोनों पॉसिबल होते हैं इक्वली. तो ये दोनों आइंस की सूरत में आपको एग्जिस्ट करेगा, आराम से आपको मिलेगा. जैसे Fe+2 भी मिल सकता है आपको, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड फेरस, फेरस आइन.
और Fe+3 भी हो सकता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेरिक आइन। Cu+1 भी हो सकता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूप्रस आइन। और Cu+2 क्या होता है हमारे पास है, क्यूप्रिक आइंस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें तो अभी डिस्कस करेंगे हम। अब आयरन के कंपाउंड्स आप उठा लेना, जैसे कि FeO उठाते हैं कंपाउंड, FeO में आपको +2 दिखता है आयरन, और Fe2O3 में फेरिक ऑक्साइड में आपको ये +3 मिलता है आयरन। कॉपर में CuCl निकालते हैं तो कॉपर, तो ये हमारे पास +1 निकलता है, और CuCl2 निकालते हैं आपको तो ये हमारे पास +2 आ जाता है। दिस इज फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप यहाँ पर इक्वली यू कैन फाइंड इट ना, ठीक है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, वाई इट हैपेंस कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों एग्जिस्ट होती है इसके अंदर ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जो चेंज हो सकें। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स because they can make bond with NS and N-1d ऑर्बिटल्स। ये एक खास एक रीज़न होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी इसलिए होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट NS से भी बॉन्ड बनाते हैं और N-1d से भी बॉन्ड बनाते हैं। दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल आती है, मतलब दोनों इसकी अनफिल्ड होते हैं, दोनों तरफ से बॉन्ड कर सकते हैं, NS से भी और N-1d से भी। दैट्स वाई इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती है। NS से जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये बॉन्ड हमारे पास, NS से जो बनता है ये बॉन्ड हमारे पास बनता है आयनिक बॉन्ड, और N-1d से जो ये बॉन्ड बनाते हैं ना तो ये बॉन्ड हमारे पास बनता है इसका डेटिव बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं। 4s ऑर्बिटल जो इनका होता है NS ऑर्बिटल, इससे ये हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और N-1d से हमेशा ये हमारे पास जो है वो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं वो बना रहे होते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से ये इसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास आती हैं, ये भी मैं आपको शो कर देता हूँ। सो अलग अलग हमारे पास जो है वो ग्रुप्स है, ठीक है, सबके मैं बता देता हूँ। तो 3b से लेकर उसके बाद सारे बताता हूँ। 4b हो गया, इस तरह से 5b हो गया, देन वी हैव 6b, देन वी हैव 7b, देन वी हैव 8b, देन 1b एंड देन 2b, ठीक है। सारे की बता देता हूँ मैं जितने भी ऊपर एलिमेंट्स हैं। तो दैट स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, अच्छा इसमें 3 आ जाएंगे, आयरन भी आ जाएगा, कोबाल्ट भी आ जाएगा, निकल भी आ जाएगा, ठीक है। देन कॉपर, जिंक, ठीक है। अब इनकी क्या कर दूं मैं बेटा, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहाँ पर लिख दूं, ज़रूरत है होगी उसकी, ठीक है। तो ये S2D1 हो गया, ये S2D2 हो गया, ये S2D3 हो गया, ये S2D4 हो गया, ये S2D5 हो गया, ये इस लाइन से चलते रहेंगे, ठीक है। S2D5, S2D6, S2D7, S2D8, S2D9 और S2D10। स्टेबिलिटी गेन करा लेते हैं यहाँ पर सिंपल। क्रोमियम में जैसे मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, और कॉपर में स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब ये स्टेबल हो गए। अब अगर हम इसकी बात करते हैं क्या तरीका होता है निकालने का इसके अंदर ना वैलेंसीज को, मतलब उसको ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, तो इसका ट्रिक सिंपल ये है कि S से दोनों इलेक्ट्रॉन, S में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक साथ निकल जाएंगे। उसके बाद S के इलेक्ट्रॉन्स के साथ D के इलेक्ट्रॉन्स को 1 बाय 1 हम निकालते रहेंगे, तो जो चार्ज आता रहेगा उसको हम लिखते रहेंगे। ये तरीका है, ये मैं कहना था। जैसे S के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ अगर आप निकाल दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज +2। फिर S के 2 के साथ एक D का निकालेंगे, दिस विल बी +3। तो ये 2 चार्ज रखते हैं स्कैंडियम, +2 और +3। अब टाइटेनियम 3 चार्ज रखेगा, आपको पता है दैट्स +2 भी होगा, इसमें +3 भी होगा और +4 भी होगा। D में 1 बाय 1 वी हैव 2 ना, रिमूव। नेक्स्ट S2D3 में दिस 4 चार्जेस आ जाएंगे, देयर +2, +3, +4 एंड +5। क्रोमियम में देयर आर 6, +2 से लेकर हमारे पास ये पूरा +6 तक, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है क्रोमियम की,
और ये सब बाकी में एग्जिस्ट करती हैं। उसके अंदर अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो क्रोमियम की वैलेंसीज सारी आ रही होती है। सॉरी +1 से, सॉरी तो ये +1 से, यस +1 से होगा। तो क्रोमियम +1 पे भी एग्जिस्ट करता है और +6 तक भी जाता है। मतलब +6 वाला कंपाउंड अगर आप इसका उठाएंगे तो ये हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है या पोटेशियम क्रोमेट होता है K2CrO4, ये आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों। इसी तरह से 7B में जब आप जाएंगे तो पहले दो एक साथ निकालेंगे। दिस विल +2 देन +3 +4 +5 +6 +7 और ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +7। तो याद रखना है कि 7B के जो एलिमेंट है या मैंगनीज 7 की जो ग्रुप है तो इनकी सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +7 तक जाती है। उसके अंदर आप देखते हैं जैसे KMnO4 कंपाउंड उसका होता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। जब KMnO4 निकालोगे तो उसमें हमारे पास ये मैंगनीज +7 निकलेगा हमारे पास, है ना, -8 +1 हो जाएगा वो, तो +7 निकल जाएगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही आता है +7, इतनी ज़्यादा किसी और की नहीं होती है। दैट हैज़ द मैक्सिमम 1। आयरन की बात कर, अच्छा इसमें इसके बाद से क्या होती है, एक्सेप्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद से एक्सेप्शन शुरू हो जाते हैं। मैंगनीज तक तो चीज़ें बड़ी नॉर्मल चलती हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि D5 पर आने के बाद फिर हम रोक देंगे। जैसे देखो +2 हो गया, उसके बाद इस 2 के साथ D का 1 निकलेगा, +3 हो जाएगा। अब D5 हो जाएगा ना तो हम इसको रोक देंगे, स्टेबल हो जाएगा अभी। इसलिए आयरन +2 +3 के अलावा और चार्ज नहीं बनाता। फेरस फेरिक के अलावा और कोई आयन नहीं बनता आयरन के अंदर। ठीक, इसी तरह से इसके अंदर +2 आ जाएगा कोबाल्ट में। कोबाल्ट की बात करें +2 +3 आ जाएगा और +4 आ जाएगा। इसी तरह से निकल के अंदर +2 +3 +4 +5 तक आ जाएगा। इसी तरह से जब हम कॉपर की बात करते हैं, मैंने टॉक अबाउट कॉपर, अब कॉपर में देखो एक S से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 हो जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन जो D से इसने लिया होगा ना, D को इसने दिया होगा, वो भी ये इजेक्ट कर देगा तो +2 हो जाएगा। उसके बाद D से और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे उसके अंदर। इसलिए कॉपर +1 +2 के अलावा नहीं होता कोई, स्टेबल जाएगा, स्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी उसकी, इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी। ठीक है, तो हाँ यही मैं इसलिए सही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि S से, जैसे कि आप देखें S से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो चले भाई +1 D स्टेबल है भैया। अब S ने D से अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया जो उसने दिया था। ठीक है, जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया तो ये +2 हो गया, उसको भी निकाल दिया उसने। अब D पर 9 हो गया, S1D 9 हो गया ना ये। लेकिन स्टेबिलिटी जो है ना, फिर इस केस में जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसका तो स्टेबिलिटी सेम रहती है, स्टेबिलिटी को फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार एटम की स्टेबिलिटी गेन हो जाती है ना तो वो स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। उसके इलेक्ट्रॉन अगर फिर लॉस हो भी गया तो स्टेबिलिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई हम यहाँ पर +2 के बाद फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। इसलिए कॉपर के आपको क्यूप्रस क्यूप्रिक के अलावा आइंस नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद जिंक की बात करेंगे। यहाँ थोड़ी सी यहाँ पे भी देख लें मसला। एस जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना S का, तो +2। अब D स्टेबल है ऑलरेडी, तो अब कुछ नहीं निकल सकता। तो जिंक की +2 के अलावा और कोई वैलेंसी नहीं होती है। जिंक की वैलेंसी ज़िंदगी में जब भी कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, जिंक की +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं मिलेगी। अब चाहे वो आप जिंक सल्फेट बना लें, जिंक ऑक्साइड बना लें, जिंक क्लोराइड बना लें, जिंक के कोई भी कंपाउंड डाले जाए, जिंक को हम +2 ही कहते हैं। इसलिए हम जिंक का नाम डायरेक्ट जिंक बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग फेरस और फेरिक बोलते हैं ना, Fe को, कॉपर को क्यूप्रस और क्यूप्रिक बोलते हैं। जिंक को हम डायरेक्ट जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट कहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिंक का +2 के अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होता ही नहीं है, तो +2 ही रखता है, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद D स्टेबल होता है उसका। और अब देखा जाए तो सर इसके अंदर तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ ही नहीं जो बाकी सबके अंदर आ रही है। बाकी सब में तो सर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिख रही है, लेकिन सर जिंक में तो नहीं दिख रही। यही तो वो रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, 2B ग्रुप के एलिमेंट्स को सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ना, इसको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सारे। सूडो का मतलब होता है फेक। जैसे सूडोपोडिया आपने पढ़ा होगा, अमेबा के अंदर फेक लेग्स ऑफ अमेबा, फॉल्स लेग्स ऑफ अमेबा। तो सूडो मतलब होता है, सूडो साइंस कहते हैं, फेक साइंस। तो सूडो का वर्ड इसका मतलब होता है फेक। तो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। सिर्फ इसके साथ ही नहीं है ये बाकी प्रॉपर्टीज में हम जब हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जिंक जो है वो अक्सर औकात क्या होता है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं दे रहा होता है। दैट्स वाई आप उसको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शुमार करते हैं, इस ग्रुप 2B को, जिंक, कैडमियम, मरकरी को।
चूँकि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक मखसूस या ख़ास उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, वो जिंक की फैमिली एग्जिबिट नहीं कर रही है। बस समझ में आ गए? दैट्स इट। अब जब हम मैंगनीज की बात करते हैं, जैसे MnSO4 है, MnO2 है, K2MnO4 है, KMnO4 है। अब मैंगनीज को आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंगनीज आपको +2 मिल जाए, क्योंकि ये -2 है। इसी तरह से यहाँ पर ये -4 है, तो ये +4 मिल रहा है मैंगनीज आपको। ये -8 हो गया, ये +2 हो गया तो आपको +6 मिल जाए मैंगनीज यहाँ पर। ये -8 हो गया, ये +1 हो गया तो आपको KMnO4 में पोटेशियम पर मैग्नेट का +7 मिल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंगनीज की +2, +4, +6, +7 सब मिल रही है। तो हम यहाँ पर हमें चेक करना पड़ता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, लेकिन जिंक के मामले में यह मसला नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं +2 है, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो जिसके सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन चार्जेस होंगे वो ज़्यादा बॉन्ड्स बनाएंगे। यस, दे कैन मेक मोर बॉन्ड्स। यस, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मशहूर होते हैं अपने कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन की वजह से, बिकॉज दे कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। वो कलर्ड कंपाउंड बना सकते हैं, रंगीन कंपाउंड्स बना सकते हैं। जबकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब 1A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स, तो इनके जो कंपाउंड्स का कलर होता है वो होता है वाइट। ये वाइट कंपाउंड्स हमारे पास बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर सकते हैं तो NaCl वाइट होता है, सोडियम क्लोराइड। इस तरह से जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास 1A से 8A के बीच में बनते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता या वो वाइट कलर के होते हैं। लेकिन यही अगर हम बी ग्रुप की बात करें कि 1B से लेकर 8B ग्रुप तक के एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो क्या करते हैं बेटा, कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, इनमें कलर होता है। अब मिसाल बहुत सारी है, जैसे कॉपर सल्फेट आप ले लो बेटा, तो ब्लू कलर का होता है। फेरस सल्फेट FeSO4, दिस विल बी ग्रीन इन कलर, हरे रंग का होता है। FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ये आपको ब्राउन कलर का मिलता है, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है ये फेरिक क्लोराइड। इसी तरह से निकल सल्फेट ब्राइट ग्रीन होता है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, तो वो कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो कलर्ड कंपाउंड्स जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं? इनके अंदर ऐसा क्या है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर नहीं है? तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा बेटा CFT। इसको CFT है। CFT क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ज़रिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन होती है कि उसके अंदर भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। तो ये बात करता है स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल पर, स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल, कि डी सबशेल जो है ना वो स्प्लिट हो जाता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी जिसको कहा जाता है, कि डी सबशेल पर जब अल्ट्रावायलेट लाइट लगती है या जब रोशनी लगती है, विजिबल रेडिएशन लगती है, तो डी सबशेल क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, टूट जाता है ये। ठीक है, अब वो किस तरह से टूटता है इसको मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे डी सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। अब ये इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो ये 2 अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है। इसके 5 ऑर्बिटल है ना, 2 ऑर्बिटल ऐसे अलग हो जाते हैं और नीचे 3 ऑर्बिटल ऐसे अलग हो जाते हैं। स्प्लिटिंग हो गई इसके अंदर। ठीक है, ये तो हमारा था डी सबशेल, दिस इज डी सबशेल। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना वो कुछ ऑर्बिटल्स है जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है असल में। एक हमारे पास इसके नीचे जो है ना लो एनर्जी वाले, जैसे T2G ऑर्बिटल, और जो हाई एनर्जी वाले वो EG ऑर्बिटल है। जैसे कि हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं, दिस इज एनर्जी डायग्राम। तो ये एनर्जी है जो कि इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो T2G ऑर्बिटल्स के बारे में याद रखिएगा कि इनकी एनर्जी लो एनर्जी होती है, जबकि EG की एनर्जी हमारे पास हाई एनर्जी होती है। तो ये T2G ऑर्बिटल्स है और EG ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो रहे हैं। इनके बीच जो एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, तो उसको हम लोग डेल्टा नॉट के तौर पे, डेल्टा नॉट से हम लोग शो कर रहे होते हैं। तो डेल नॉट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG ऑर्बिटल्स।
अब होता क्या है कि लाइक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोई भी एलिमेंट है, अगर हमारे पास लाइक कॉपर है, कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट की बात करें, CuSO4 की बात करें, तो कॉपर यहाँ पर +2 चार्ज वाला होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कॉपर +2 होता है तो हम जानते हैं कि वो हमारे पास 4s0 होता है और 3d9 होता है, सही है। तो अभी मैंने बताया कॉपर पे जब +2 चार्ज देगा तो S से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, D से एक निकल जाएगा, तो हमारे पास D9 हो जाएगा। अब D9 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारा D सबशेल हुआ बना इसमें। अब हम नीचे इसमें T2G में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, वही लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाएंगे, ऑफ वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। दैट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको इससे पहले समझनी है ना, इससे पहले कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि कलर्ड कंपाउंड जो कलर दिखते हैं क्यों है हमें। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स में यहाँ पर बना दूँ ना, इस मार्कर से यहाँ पर मैं रेड सर्किल एक ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मार्कर से ग्रीन सर्किल में ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मार्कर से मैं जो है वो एक ब्लू सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं मार्कर से एक ब्लैक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं एक वाइट सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यू कैन फाइंड डिफरेंट कलर्स हियर, ठीक है। दैट्स ब्लू, दैट्स ग्रीन, that's red, that's green, that's blue, that's black, that's white। अब ये कलर आपको ऐसा दिख क्यों रहे हैं, इसके पीछे फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर कि ये अच्छा आपको पता है कलर है नहीं है, कलर आपका दिमाग आपको शो कर रहा है। अगर आप थोड़ी बहुत बायोलॉजी जानते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि हमारी आंखों में जो रेटिना है तो वो असल में कलर की सेंसेशन देता है, वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करके कलर बनाता है, ब्रेन के अंदर इमेज तैयार करता है, ठीक है। तो ये कलर है नहीं असल में, ये कलर तो हमें दिखाई दे रहा है। और वो रेटिना की बिल्ली जो होती है ना, कैट्स जो होती हैं बिल्ली, उनकी आंखों में रेटिना नहीं होता बिल्लियों की आंखों में, दैट्स वाई बिल्ली को दुनिया ब्लैक एंड वाइट दिखती है। कैट्स कैन नॉट सी कलर्स, दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कलर्स। तो कैट्स जो है वो नेचुरली उनके अंदर ऐसा होता है कि वो ब्लैक एंड वाइट ही दिखती है। तो रेटिना जो होता है, चूंकि कलर तो है सामने, उनको ब्लैक एंड वाइट क्यों दिख रहा है, चूंकि उनके पास रेटिना नहीं है। हमारे पास अल्लाह ने दिया है तो हमें कलर्स दिखते हैं चारों तरफ। तो सवाल ये पैदा होता है कि यार ये कलर दिखते क्यों है ना, तो इसके पीछे मेन तो रीज़न है कि लाइट, रोशनी जिस पर पड़ रही है। अब रोशनी आपको पता है जो विंडो से रोशनी आ रही है, डोर से रोशनी आ रही है, वो 7 कलर्स पर मुश्तमिल है, वाइब के और मेन उसके प्राइमरी कलर 3 ही, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, दीज आर द प्राइमरी कलर्स, बाकी सारे सेकेंडरी कलर्स हैं। तो अब इनमें जो लाइट फॉल होती है वाइट लाइट ना, तो वो तीनों रंग की, मतलब वाइट लाइट इस पर पड़ रही है ना, जो रेड कलर की लाइट की बात कर रहा हूँ, वाइट लाइट इस पर आके पड़ रही है। और अब क्या करें इसकी, अब यकीनन ये रेड कलर से बना हुआ है ना, इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है, इस मार्कर की जो इंक बनी है ना, वो किसी ऐसे एलिमेंट से बनी जिसके अंदर 100% ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। मैं नहीं जानता, मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, बट अगर हम इसको टेस्ट करें लैब में तो उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट निकलेगा कोई ना कोई, तभी तो ये लाल दिख रहा है हमें, वरना ये रेड दिखता ही नहीं आपको, ठीक है। नमक की तरह सफ़ेद दिख रहा होता है फिर ये आपको। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जब रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो लाइट पड़ने पर क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन में आते हैं, मूव करते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट या विजिबल लाइट भी इस पर पड़ती है, तो इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट होता है। मीन्स क्या कि जैसे कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जंप करते हैं T2G से EG ऑर्बिटल की तरफ। तो पहले जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ब्लू की बात कर लेता हूँ, रेड की बजाय पहले मैं ब्लू की बात कर लेता हूँ, क्योंकि शायद ब्लू है तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें कॉपर +2 आइंस होंगे, जो जो हमारे जो आइंस होते हैं ना Cu+2 आइंस, तो Cu+2 आइंस का कलर हमारे पास क्या होता है, दे हैव अ ब्लू कलर, ब्लू कलर रखते हैं ये। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि Fe+2 का हमारे पास जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन होता है। निकल +2 का जो कलर हमारे पास होता है, दिस इज ब्राइट ग्रीन। इसी तरह से Fe+3 का कलर हमारे पास होता है, दिस इज ब्राउन, रेडिश ब्राउन। इसी तरह से Mn+2 का कलर, मैंगनीज+1 का कलर हमारे पास होता है पिंक। तो डिफरेंट हमारे पास जो है वो कलर्स एग्जिबिट होते हैं किसके अंदर, डिफरेंट लाइक आइंस के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर कोई कलर आपको ब्लू दिख रहा है तो कॉपर +2 आइन की वजह से दिख रहा है। तो अगर ये ब्लू आपको दिख रहा है तो उसके अंदर यकीनन हमारे पास कॉपर +2 आइंस है। अब ये कॉपर +2 आइन की इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं T2G EG ऑर्बिटल में। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना लो से हाई एनर्जी की तरफ जंप करते हैं। अब T2G से EG की तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होगी, तो इस तरह से ये ट्रांजिशन हो जाएगी। अब इसमें क्या होगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे।
अब मान लेते हैं ये जिस एनर्जी जो ये अब्जॉर्ब कर रही है ये, तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही है जो कि ग्रीन और रेड और ग्रीन ये दो एनर्जी क्या कर ले रहा है बेटा, ये अब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जाहिर सी बात है एक सैटेलाइट स्टेट में आने के बाद हमेशा नहीं रहेगा, ये वापस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो जो एनर्जी इसने रेडिएट की थी उस अब क्या करेगा, वो उसका रेसिप्रोकल वेवलेंथ वाली एनर्जी क्या करेगा, उसको निकाल देगा। अब चूंकि इससे रेड और ग्रीन इसने अब्जॉर्ब कर ली तो ये ब्लू रिफ्लेक्ट कर देगा, ये दैट्स वाई हमें ब्लू दिख रहा होगा। अब ये ब्लू लाइट से मुराद ये एक ऐसी एनर्जी निकल रही होगी इसके अंदर से, ऐसे फोटॉन्स निकल रहे होंगे जिनका वेवलेंथ ब्लू रंग का होगा। जब वो हमारी आंखों में जाएगा तो रेटिना सेंस करके वेवलेंथ को बताएगा कि ये ब्लू है, ठीक है, वरना इस कलर में तो ब्लू नहीं है, वो तो एनर्जी निकल रही है बस इसके अंदर से, फोटॉन्स निकल रहे हैं बस। यही हमने पढ़ा फिजिक्स बायो के अंदर, अगर हम सबको मिक्स करते हैं सारे टॉपिक्स को। अब इसी तरह से अभी रेड कलर जो दिख रहा है, रेड कलर इसलिए दिख रहा है ये कि इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ग्रीन और ब्लू ये दो चीज़ें क्या कर रहे हैं बेटा, ये अब्जॉर्ब कर ले रहा है और रेड कलर को ये रिलीज कर दे रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये ग्रीन आपको इसलिए दिख रहा है कि ये हमारे पास रेड और ब्लू को एब्जॉर्ब करके ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। कलर्स इस वजह से दिखते हैं, ये RGB तीनों कलर दिख गए। अच्छा, बाकी समटाइम्स बच्चे सर येलो भी होता है, पर्पल भी होता है, पिंक भी होता है, तो वो परसेंटेज भी कभी कभार ऐसा नहीं कि पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कभी कभार कुछ परसेंटेज रिलीज कर दे तो मिक्स होकर कलर सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं, पर्पल और ऑरेंज और ये सब येलो वगैरह बन जाता है, वो एक अलग कहानी। अच्छा, ब्लैक आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब ब्लैक इज नॉट एक्चुअली अ कलर, ब्लैक इज द एब्सेंस ऑफ कलर। ब्लैक का मतलब क्या होता है कि ये जितनी एनर्जी इसमें लग रही है ना, जितनी लाइट इस पर लग रही है, ये सारा का सारा एब्जॉर्ब कर ले रहा है और रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई क्या है कि हमें ब्लैक दिख रहा है, इसलिए ब्लैक कोई कलर नहीं होता, ब्लैक इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ कलर। कलर का ना होना ब्लैकनेस है, तभी अंधेरा होता तो हर चीज़ ब्लैक होती है क्योंकि रोशनी ऑब्जॉर्व ही नहीं हो रही होती तो रिलीज कहाँ से होगी, तभी अंधेरा काला होता है, ब्लैक होता है, डार्कनेस इज ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। वाइट कलर का मतलब क्या होता है, जितनी एनर्जी इसमें पड़ रही है वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, और जब सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो उससे क्या होता है कि सारे रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर मिक्स होके व्हाइट कलर बन जा रहे हैं। तो व्हाइट आपको दिख रहा है, ये सफ़ेद रंग दिख रहा है आपको। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में जितनी, जैसे नमक है, अब नमक पे जितनी एनर्जी पड़ती है ना, ये सारा का सारे रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको ऑब्जॉर्व तो करना नहीं है, यहाँ तो ये ट्रांजिशन हो नहीं रही, DD ट्रांजिशन, ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, इसलिए सारे रंग मिलकर आपको व्हाइट दिख रहे हैं। नमक इसलिए सफ़ेद दिख रहा है, लाल पीला हरा नहीं दिख रहा, NaCl, ठीक है। तो रीज़न यही होता है कि सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो गए तो वो चीज़ व्हाइट हो गई। तो ये कलर थ्योरी कहलाती है फिजिक्स के अंदर, जिसको हम पढ़ते हैं, कलर किस तरह से हमें दिखते हैं। तो असल में कलर नहीं है, वो कलर हमारा आंखें सेंस कर रहे हैं, इसकी वेवलेंथ को हम सेंस कर पा रहे हैं। तो ये कौन एक्सप्लेन करता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब लाइट पड़ती है, रोशनी पड़ती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर, तो क्या होता है, T2G से EG ऑर्बिटल पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये एक्साइटेशन होती है ना, फिर वापस आ जाते हैं, और ये एक सेकंड में देर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ये ऐसा चलता रहता है। और तो ये बहुत तेज़ी से होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो अच्छा, आपको अगर ये ब्लू कलर अगर आपको दिख रहा है तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि ये ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन ये ब्लिंक कर रहा है, ये इतनी तेज़ी में कि आपको दिख भी नहीं रहा और आपका आँख आपको ये सॉलिड कलर शो कर रहा है। वरना देखा जाए तो एक वक्त आ रहा है जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है और एक वक्त रिलीज कर रहा है, तो जब ये रिलीज करेगा तभी एनर्जी आएगी ना, तो बीच में गैप्स आने चाहिए ब्लू कलर के, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता कि बहुत फास्ट स्पीड पे हो रहा होता है और आपका आँख इसको सेंस नहीं कर पाते इसकी। अक्सर फ्रिक्वेंसीज ना, मतलब FPS कहते हैं ना, फ्रेम पर सेकंड, अगर आपने गेम्स वगैरह कभी खेला है तो FPS होता है फ्रेम पर सेकंड। तो सबके अलग अलग, कैमरे की FPS अलग होती है, कभी आप टीवी के सामने मोबाइल रख के रिकॉर्ड करो तो वो ऑन ऑफ शो कर रहा होता है, जो हमारी आंखें नहीं थी वो, लेकिन वो उसको सेंस कर रहा होता है। तो कहने का मकसद है कि हमारी आंख उसको सेंस ही नहीं कर पाती कि ऑन ऑफ हो रहा है, इतनी तेज़ी में ये वाइब्रेशन हो रही होती है उसके अंदर। तो यही वो रीज़न है। यस, हमने ये स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी तो डी सबशेल फुल फील्ड पर होती है ना, यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन्स चूंकि यूवी रेस लग रहे हैं ना इसमें, अब अल्ट्रावायलेट शॉएं जब इसमें लगती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन या फिर जब विजिबल रेडिएशंस लगती हैं तो क्या होती है कि ये फिर जंपिंग करते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस एनर्जी नहीं है, तो डी के ही सबशेल है, मतलब इनके बीच एनर्जी डिफरेंस है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत स्लाइट सा है। और वो एनर्जी डिफरेंस की जो रेंज है ना, तो ये विजिबल रेंज में आती है ये एनर्जी ना, विजिबल रेंज से मुराद जो हमारी कलर्स होते हैं नॉर्मली, जो लाइट होती है उस रेंज पे, तो आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है नीचे से ऊपर। हाँ बिल्कुल, जैसे इनको नॉकआउट कर रही है, इनको फिर वो ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तभी तो मैंने यहाँ बताया कि ये इसमें एनर्जी डिफरेंस जो है ना, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आता है ये विजिबल रेंज में होता है। विजिबल रेंज से मुराद को नॉर्मल रोशनी इसमें पड़ेगी तब जाकर फिर जो है वो ये हो जाएगा इसमें,
तभी तो नॉर्मल रोशनी के पड़ने से ही यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहे हैं। क्लियर है कोई मसला? मैंने आपको क्या बताया कि जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, वो कलर शो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन पर। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जैसे मैंने एक नमक अगर रख दिया ना, सॉल्ट, अब वो सॉल्ट है ना, तो उस पर रोशनी पड़ेगी ना, तो उस रोशनी में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को जंप आउट करवा सके उसके, जैसे कि ट्रांजिशन के अंदर हो रहा है। लेकिन अगर आप उसका फ्लेम टेस्ट करते हैं ना, तो यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग हाई अमाउंट ऑफ हीट टू इट। अब उस हाई अमाउंट ऑफ हीट में क्या होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाते हैं फ्लेम की वजह से, तो वो कलर शो कर रहा होता है। यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बात मैं कर रहा हूँ कि नॉर्मली कोई कलर नहीं होता। फ्लेम टेस्ट में वो आप इतनी हीट दे रहे हो कि वो ट्रांजिशन कर जा रहा है, लेकिन विजिबल लाइट से कभी भी नहीं करेगा वो, जैसे ट्रांजिशन करते हैं। सही है? हाँ, नेचुरल नहीं करता, आर्टिफिशियली कर सकता है जी। सर जब नॉर्मल कंडीशन में मेटल्स कर रहे हैं शो ट्रांजिशन, मतलब कलर शो कर रहे हैं, तो जब फ्लेम टेस्ट मेटल्स पे होगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। मेटल्स की फ्लेम टेस्ट मतलब लाइक आउट ऑफ कंट्रोल? अच्छा, आप कह रहे हैं अगर हम इनकी, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम वो कर लें, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम फ्लेम टेस्ट करेंगे, नहीं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा तेज़ी के साथ जंप आउट कर जाएंगे, वो नीचे वाले किसी और शेल से निकल जाएंगे। जितना ज़्यादा एनर्जी दोगे उतनी ज़्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, उतने वो मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो वो जंप आउट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, ये डी सब शेल है ना बेटा, वैलेंस शेल ही है ये जो डी सब, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ना डी सब शेल की, डी सब शेल कौन सी डी सब शेल है? ये 3D है। वो तो एक वो बेटा वो बात है उसकी, आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, वैलेंस बैंड होता है जिसके अंदर, तो वो तो कंडक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं उसके अंदर, करंट कंडक्ट करना, करंट कंडक्ट नहीं करना। तो यहाँ तो हम वो बात नहीं कर रहे। तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए होती है वो वाली बात, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड के वगैरह का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आता है, तो वो ये बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है रो? मतलब इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना। अब जैसे कि ये 10 जूल है, दिस इज़ 20 जूल, दिस इज़ 30 जूल, तो इंक्रीज हो रही है कि उसकी अगर 10 जूल है, उसकी 20 है, तो उसकी 30 है। मतलब ये लो एनर्जी वाली है, तो एनर्जी में डायग्राम, ये डायग्राम मैंने एनर्जी डायग्राम बनाई ना, तो ये वाई ऑर्बिट, वाई एक्सिस है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है उसमें। तो ये नीचे है तो लो एनर्जी, ऊपर है तो हाई एनर्जी है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपने किया होगा एमओटी, तो उसमें भी हम यही करते थे। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं बता दूँ, एक सेकंड, एक आखिरी बात बता दूँ तो जो ज़रूरी है बतानी, कि जिंक जो है ना, जिंक Zn, लेकिन ना आप जानते हैं जिंक प्लस जिंक के जो कंपाउंड्स होते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वाइट होते हैं। जिंक वाइट कंपाउंड्स बनाते हैं। रीज़न आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिंक के कितने भी कंपाउंड आप उठा लो, जैसे जिंक क्लोराइड उठा लो, अब जिंक की वैलेंसी +2 है, +2 का मतलब क्या हो गया? S0 और D10। अब D10 का मतलब ये होता है कि ये सिचुएशन है, यस ठीक है, दिस सिचुएशन इज राइट नाउ, ठीक है, D10 हो गया ये। अब यहाँ पर DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। अब जिंक के केस में अगर हम बात करते हैं, तो जिंक के केस में DD ट्रांजिशन जो हो रही है ना, ये तो ये DD ट्रांजिशन मतलब T2JCG ऑर्बिटल की ट्रांजिशन जो है ना, वो पॉसिबल नहीं है। अब चूंकि ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप आउट हो ही नहीं पाते जिंक के। दैट्स वाई जिंक हमेशा, जिंक के कोई भी कंपाउंड जिंदगी में आप उठाओगे, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, वो आपको हमेशा वाइट और सफ़ेद ही दिखेगा, उसका कोई रंग, उसका लाल पीला नीला हरा कुछ नहीं दिखेगा वो आपको, जबकि वो है ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी सब देखो कलर फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन जिंक नहीं करता। जिंक क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रांजिशन हो सके उसके डी सबशेल के फुलफिल होने की वजह से। ये सेकंड रीज़न है कि डी के जिंक को जो है वो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का, कि दैट्स व्हाई इट इज अ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 2-3 हो, जिंक भी, कैडमियम भी, मरकरी भी करेगा, इस ग्रुप के सारे मेंबर। ओके, मैं बेटा बात कर रहा हूँ कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। मरकरी, एलिमेंटल मरकरी की बात नहीं कर रहा। वैसे तो गोल्ड का भी कलर है, आप ये क्यों नहीं देख रहे फिर? मतलब लाइक कहने का मकसद है लाइक कि ऐसे तो अब सल्फर का कलर पीला होता है, सल्फर इज लाइक येलो इन कलर, गंधक। क्लोरीन का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन गैस है क्लोरीन, Cl। ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है, आयोडीन का कलर वॉयलेट होता है।
तो सर तो कलर आ रहा है, आप बोले कलर ही नहीं होता इसमें, तो इसमें तो कलर आ रहा है। पी ब्लॉक के ना सारे, बिकॉज दे आर एलिमेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाउंड्स। यही क्लोरीन जब नमक बना लेगा तो वाइट हो जाएगा, ये सोडियम ब्रोमाइड वाइट हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड वाइट हो जाएगा, लेकिन खुद ब्रोमीन वगैरह का कलर होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। यस, योर क्वेश्चन। वहाँ बिस्मथ होता है, लाइक बिस्मथ है, बिस्मथ के सॉल्ट होते हैं, बिस्मथ सल्फेट वगैरह, बिस्मथ के अगर आप सॉल्ट एनालिसिस करोगे आप कॉलेज में प्रैक्टिकल्स में, तो BI के जो सॉल्ट होते हैं, BI+2 के सॉल्ट वो ब्लैक होते हैं, ब्लैक सॉल्ट्स होते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड अगर आपने देखा होगा MnO2, तो ये ब्लैक होता है। MnO2 कैटलिस्ट है ना, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्लास 9th क्लास में आपने ऑक्सीजन गैस जो बनाया होगा, तो इन दैट केस तो यहाँ पर मैंगनीज डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया होगा आपने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसी में डाला होगा आपने ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन के लिए, तो वो ब्लैक होता है। तो ब्लैक कंपाउंड्स भी होता है हमारे पास, बिस्मथ के सॉल्ट है, मैंगनीज +4 आयंस है, ब्लैक होता है। किनसे? दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज टू। ओके, कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस अभी। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास क्या क्या चीज़ें आज की जा सकती है, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स में कि विच ऑफ द, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि विच एलिमेंट्स कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो बता देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आ सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, द अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। डेफिनेशन वाइज पूछ सकते हैं कि अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम क्या कहलाता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती। एक सवाल आपसे ये कर सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में के विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट हैव अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जिंक भी हो सकता है, कैडमियम भी, मरकरी भी। इस तरह से सवाल भी आ सकता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2b, इस तरह से भी हो सकता है। इसी तरह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंगनीज Mn+7 बनाता है। इस तरह से एक क्वेश्चन आता सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर के विच एलिमेंट हैज़, मतलब विच एलिमेंट हैज़ +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम बता देंगे कॉपर। इस तरह से मतलब पूछ सकते हैं आपसे। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन में तो सिंपल वही चीज़ है कि विच एलिमेंट्स कैन फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स द कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, तो CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। किसमें ट्रांजिशन होती है ये पूछ सकते हैं, T2G to EG ट्रांजिशन होती है, T2G से EG ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होती है। डिफरेंस ऑफ एनर्जी को किससे शो करते हैं, तो डेल्टा नॉट से शो कर रहे होते हैं। ये डेल्टा नॉट जो होते हैं इसकी रेंज क्या होती है, विजिबल रेंज में लाई करती है, विजिबल लाइट की रेंज में। कौन से कंपाउंड ट्रांजिशन जो है वो कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ 2b या जिंक फैमिली के होते हैं। इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से कंपाउंड्स कौन सा आयंस ब्लू कलर के फॉर्मेशन करते हैं, तो कॉपर+2 ब्लू कलर करते हैं। कौन सा आयंस हमारे पास पिंक कलर के कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, तो Mn+2 करते हैं। मतलब इस तरह से कुछ सवाल मैं बना रहा हूँ, बाकी और जहन में आएंगे तो और भी बन सकते हैं। ये मेन क्वेश्चन ये बन सकते हैं। ये तो जो टॉपिक बताया सवाल आप खुद भी निकाल सकते हैं इसके अंदर से। जैसे अभी मैं आपसे टेस्ट लूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे ही है ना।